जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, कुंडली में 12 राशियां होती है और 12 घर। लेकिन इसमें हमें याद करना क्या है? प्रेडिक्शंस में हमें 12 राशियां और 12 घर से मतलब क्या है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। और हमें इसमें सीखना क्या है, वो ये है कि राशियों का स्वभाव और घर की क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ को क्या घर डिनोट करता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे राशियों के स्वभाव की। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हो, इसे याद कर लें। और इसे याद करने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ मैं। अपनी उंगलियों पे अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, बस ये 4 चीज़ें याद कर लें। क्योंकि पांचवी जो उसके बाद होगी वो अग्नि होगी, उससे अगली पृथ्वी, उससे अगली वायु, उससे अगली जल। ये 4 के सेट में है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। ऐसे आपकी सारी 12 की 12 राशियां कवर हो जाएगी। और आपको याद रहेगा कि कौन सी राशि अग्नि है, कौन सी राशि पृथ्वी, कौन सी राशि वायु और कौन सी राशि जल। इन चीज़ों को यूज़ कैसे करना है, अब वो सीखते हैं। जब एक जल तत्व ग्रह अग्नि तत्व, वायु तत्व या पृथ्वी तत्व राशि में बैठेगा तो उसकी जो पावर है वो कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब जल तत्व ग्रह यानी चंद्र अग्नि तत्व राशि में, वायु तत्व राशि में या पृथ्वी तत्व राशि में बैठेगा, तब चंद्र अच्छा हो या बुरा, चंद्र का जो फल है वो कम हो जाएगा, इट विल डिक्रीज। उसकी जो पावर है अच्छा करने की या बुरा करने की, दोनों चीज़ों की पावर जो है उसकी घट जाएगी। और जब एक जल तत्व ग्रह जल तत्व राशि में बैठेगा तो उसकी जो पावर है अच्छा करने की या बुरा करने की, दोनों इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये याद रखें। जब एक अग्नि तत्व ग्रह अग्नि तत्व राशि में या पृथ्वी तत्व राशि में बैठेगा तो उसकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी, अच्छा या बुरा करने की। और जब एक अग्नि तत्व ग्रह जल तत्व या वायु तत्व में बैठेगा तो उसकी जो पावर है वो कम हो जाएगी, मतलब अच्छा या बुरा करने की जो पावर है वो अग्नि तत्व ग्रह की कम हो जाएगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो 5 तत्व से बनकर मिलती है, जिसमें एक तत्व आकाश भी है और जो बृहस्पति देव है। और बृहस्पति देव हर एक राशि में अपनी जो ताकत है वो बढ़ाते हैं। इसलिए ये कहावत कही जाती है कि जिसको गुरु मारे उसको कौन तारे, और जिसको गुरु तारे उसे कौन मारे। पृथ्वी तत्व ग्रह किसी भी राशि में बैठे उसकी पावर जो है वो हमेशा बढ़ती है, अच्छा करने की भी और बुरा करने की भी। वायु तत्व ग्रह भी किसी भी राशि में बैठे उनकी भी जो पावर है अच्छा करने की और बुरा करने की, वो हमेशा बढ़ती ही है। अब बात करते हैं पहले घर की, जिसे लगन भी कहते हैं। ये घर आपको डिनोट करता है, आपकी अपीयरेंस, आपका माइंड, आपका बिहेवियर। फर्स्ट हाउस इज़ यू। लेकिन इसमें हमें याद करना क्या है, ये पता करते हैं। जो भी ग्रह पहले घर में आएगा या बैठेगा उसकी सारी बिहेवियर, नेचर हमारे पर असर करेगा। मान लो कि जुपिटर यानी गुरु पहले घर में बैठा है तो हमारी जो अपीयरेंस होगी वो गुरु जैसी होगी। हम बहुत ही पोलाइट नेचर के होंगे, अच्छे स्वभाव के होंगे, हम में एक क्वालिटी होगी टू बी अ टीचर। ये सारी क्वालिटीज़ गुरु वाली हमारे अंदर होंगी। लेकिन अगर ये क्वालिटीज़ नहीं हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि कुंडली में हमारा जुपिटर फर्स्ट हाउस में मैलेफिक है।
इसके बाद बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस आपका परिवार है, आपकी पैसा है जो कि आप जमा करके रखते हो, आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपका भोजन है कि आप किस तरह का खाना खाते हो, आपका बैंक बैलेंस है, आपकी वॉइस आवाज़ में इसमें सिर्फ आवाज़ ही है कि आपकी आवाज़ जो होगी वो मोटी होगी, पतली होगी, बोल्ड होगी, कैसी होगी, आप सेकंड हाउस से आसानी से बता सकते हो। तो इन सब से भी हमें क्या समझना है वो ये है कि सेकंड हाउस में अगर शनि बैठ जाए तो ऐसे इंसान का जो खाना होगा वो हम बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा डाइट नहीं लेता वो इंसान। सेकंड हाउस में जिसका शनि होगा उसकी जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा मोटी होगी, तीखी आवाज़ होगी उस इंसान की। ये सारी चीज़ें आप सेकंड हाउस और प्लैनेट जो उसके अंदर बैठे हैं ऐसे ऐसे आप प्रिडिक्शंस कर सकते हो इन अ ईजी मैनर। इसके बाद बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस आपका आप भाई बहनों का है, आपकी विल पावर का है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का है, आपके पड़ोस का है, आपके एटीट्यूड का है। अब मान लो मंगल तीसरे घर में बैठ गया तो ऐसे इंसान का विल पावर बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगा, ऐसे इंसान के भाई जो होंगे भाई बहन वो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले होंगे, उसका एटीट्यूड जो होगा वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होगा। ये सारी चीज़ें आप थर्ड हाउस से अच्छी तरह जान सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे घर की। चौथा घर आपकी माँ, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी नॉलेज, आपका पैसा, आपकी नेटवर्थ, आपके इमोशंस, ये सारी चीज़ें चौथे घर से। अब मान लो चौथे घर में चंद्र आके बैठ गया जो कि जल ग्रह है और जल राशि में बैठ गया तो सारी चीज़ें जो है वो बढ़ा देगा। तो हर एक जो चीज़ चौथे घर से सिंबल है वो सारी चीज़ें का सुख उसे सब प्राप्त होगा ज़िंदगी में। अब बात करते हैं पांचवें घर की। पांचवें घर से हमारे बच्चे, हमारी लव लाइफ, हमारे लव अफेयर्स, हमारी हायर एजुकेशंस, हमारी टीचिंग स्किल्स और टीचर्स। अब मान लो फिफ्थ हाउस में बृहस्पति आके बैठ जाए तो ऐसे इंसान के बच्चे तो बहुत अच्छे निकलते हैं लेकिन लव लाइफ और लव अफेयर्स उतने नहीं होते। हायर एजुकेशंस ऐसा इंसान प्राप्त कर लेता है बहुत सारी, अगर हायर एजुकेशंस प्राप्त नहीं करता तो बहुत सारी ऐसे इंसान को नॉलेज होती है और ज्ञान बांटने का बहुत ज़्यादा चस्का पड़ जाता है ऐसे इंसान को। अब बात करते हैं छठे घर की। छठे घर से हमारे दुश्मन हैं, हमारे मतली वेजेस हैं। कैरियर में कन्फ्यूज़न छठे घर की वजह से होती है। चैलेंजेस लाइफ में, छोटी मोटी बीमारियां, भगवान की ब्लेसिंग्स और साथ ही साथ बिजनेस के खर्चे और हमारे अपने खर्चे जो कि हमारी अपनी सुविधा पे लगाए जाएंगे वो सारे के सारे छठे घर से होते हैं। मान लो बृहस्पति आकर छठे घर में बैठ गया तो आपकी मंथली वेजेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपके दुश्मन बहुत कम होंगे, आपका कैरियर में कन्फ्यूजन बहुत कम होगा। बृहस्पति अपने आप आपको कोई ना कोई ऐसी राह दिखा देगा ज़िंदगी में जिसको आप पकड़कर अपनी लाइफ में सेटल हो जाओगे। अब बात करते हैं सेवन्थ हाउस की। सेवन्थ हाउस आपकी मैरिड लाइफ, आपका लाइफ पार्टनर, आपकी रिलेशनशिप, आपका बिजनेस पार्टनर, आपकी अंडरस्टैंडिंग, दूसरे लोगों को समझने की, ये सब कुछ सातवें घर से होता है। अब मान लो सातवें घर में शनि आकर बैठ जाए तो इसका मतलब क्या है? मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी क्योंकि शनि यहाँ बैठ गया। बिजनेस पार्टनर्स जो हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं मिलेगी। आपकी अंडरस्टैंडिंग दूसरों को समझने की इतनी अच्छी नहीं होगी, ये चीज़ ध्यान में रखें। अब बात करते हैं आठवें घर की। आठवें घर से हमारा स्ट्रगल होता है, मृत्यु होती है, बड़ी समस्याएं, बड़ी प्रॉब्लम और छुपा हुआ पैसा और छुपी हुई मदद, छुपी हुई पढ़ाइयाँ, ये सारी चीज़ें आठवें घर से होती हैं जो कि मतलब एनवायरनमेंट में इतनी इजी नहीं मिलती। वो सारी चीज़ें आठवें घर से डिनोट होती है।
9वें घर से आपका पिता और आपके पिता का कारोबार, आपके सोच, आपके लंबे यात्राएं, आपकी यूनिवर्सिटी वाली पढ़ाइयाँ, आपकी लक, आपके रिस्क, आपकी ज़िंदगी में एडवेंचर्स, भगवान, इन सब का जो रोल होता है वो 9वें घर से होता है। अब मान ले बृहस्पति 9वें घर में बैठ जाए तो ऐसा इंसान लक बहुत अच्छा होता है। ऐसा इंसान आम तौर पर ऐसा इंसान हायर एजुकेशंस प्राप्त करता है और साथ ही साथ उसकी ज़्यादातर यात्राएं जो होती है वो धार्मिक यात्राएं होती हैं और ऐसा इंसान भगवान में मानने वाला होता है। अब बात करते हैं 10वें घर की, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी घर है कुंडली में। अगर इंसान काम ही नहीं करता तो उसका लक भी किस काम का। अगर इंसान कुछ करता ही नहीं है, कुछ करने के लायक ही नहीं है, तो वो इंसान किस काम का। मेन चीज़ हर एक इंसान का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है वो है कि मैं कब कामयाब हो जाऊंगा। तो उसके लिए 10वां घर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और 10वें घर से ही आप पता कर सकते हो कि ये इंसान कुछ करेगा भी ज़िंदगी में या नहीं, क्योंकि 9वां घर आपका लक है और लक तब तक काम करेगा जब तक इंसान कुछ काम करे। अगर आप कुछ करोगे ही नहीं तो लक क्या करेगा। भगवान की रहम 6ठे घर से होती है पर लक 9वें घर से होता है, जो कि 10वें का 12वां होता है। ये चीज़ याद रखें। अब मान लो कि 10वें घर में मंगल बैठ जाए तो ऐसा इंसान जब पैदा होगा तो ऐसा इंसान कुल दीपक बन जाएगा, क्योंकि 10वें घर में एक महेश, अगर कालपुरुष कुंडली के अनुसार देखा जाए तो 10वें घर में जो राशि होगी वो मकर बैठेगी, जो कि मंगल की उच्च राशि है। अब मंगल इस घर में बैठ गया तो वो कुल दीपक होता है घर का। जब वो पैदा होगा उसका घर अपने आप दिन प्रतिदिन तरक्की करता रहेगा और जब वो काम करेगा तो वो भी बहुत अच्छा काम करेगा, अपनी सारे फैमिली को उस पर नाज होगा। अब बात करते हैं खाना नंबर 11 की। खाना नंबर 11 मेनली आपकी इनकम से रिलेट करता है। आप कितनी तरीक़ों से पैसा कमा सकते हैं और साथ ही साथ आपके दोस्त, आपकी सोसाइटी, नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ें 11th हाउस के अंडर आती है। अब एग्जाम्पल के लिए 11वें घर में 4 ग्रह हैं तो ऐसे इंसान की इनकम 4 जगह से आनी चाहिए, लेकिन बहुत बार पाया गया है कि ऐसा नहीं होता। उसका कारण क्या है? अगर 11th हाउस में शुक्र है और 3 ग्रह कोई और है तो जो शुक्र है वो आपका हस्बैंड का रोल भी निभाएगा या वाइफ का रोल भी निभाएगा। तो अगर 11th हाउस में शुक्र है तो बहुत चांसेस हैं कि आपका पति या पत्नी जॉब में होंगे और पैसा अर्न कर रहे होंगे। साथ ही साथ अगर 3 ग्रह और हैं, अगर मान लो वहाँ बुध है तो बच्चे की इनकम, और अगर मंगल है तो भाई की इनकम। तो ये कई बार सिचुएशंस हो जाती हैं, इसलिए ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी इनकम उसके लिए कौन सा ग्रह देगा। अब ये चीज़ें आप खान नंबर 10 से बहुत अच्छी तरह जान सकते हैं कि उसे बेस्ट इनकम कौन सा घर देगा, या फिर इसके लिए अष्टक वर्ग का यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब बात करते हैं खाना नंबर 12 की। खाना नंबर 12 मेनली हमारी एक्सपेंडिचर्स हैं, साथ ही साथ हॉस्पिटल, जेल, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, और रात को सोते समय खाना नंबर 12 का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि खाना नंबर 12 में सब कॉन्शियस माइंड है और जब हम सोएंगे उसके बाद ही हमारा सब कॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिवेट होता है। इसलिए बहुत बार अगर 12वां घर मेलेफिक है तो ऐसे इंसान को रात को सोने में प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी, या रात को लेट सोता होगा या कच्ची नींद आती होगी। अब खाना नंबर 12 में मान लो केतु विराजमान, तो केतु खाना नंबर 12 में क्या करेगा? आपकी इमेजिनेशंस बहुत सारी बनाएगा पर कभी उसे सफल नहीं होने देगा। हॉस्पिटल के
जो मतलब चक्कर है वो आपको बार बार लगवाता रहेगा। आपकी इमेजिनेशन जो है वो बार बार कहीं ना किसी फील्ड में दौड़ती ही रहेगी, क्योंकि केतु जो है वो 12वें घर में ज़्यादातर भ्रम पैदा करता है, जो कि एक ऐसी इमेजिनेशन में आपको रखेगा जो कि कभी पूरी नहीं हो पाएगी। आप उसके लिए हाथ पैर मारोगे, आप उसके लिए प्लानिंग करोगे, लेकिन कभी पूरी नहीं हो पाएगी। अब जो चीज़ बताऊंगा मैं वो बेस है, उसको ध्यान में रख के ही प्रिडिक्शंस करनी है, और वो मेन चीज़ है कालपुरुष कुंडली और घर के कारक। ये मेन चीज़ है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। राशि बाद में, घर बाद में, सबसे पहले कुंडली में ये कालपुरुष कुंडली और उन घरों के कौन कौन स्वामी हैं ये याद होना चाहिए। उसके बेस पे ही प्रिडिक्शन करनी है, ये बात याद रखें। अब मैं जो चार्ट दिखाने वाला हूँ वो चार्ट अच्छी तरह याद कर लें और उसके बेस पे ही प्रिडिक्शन करनी है। कैसे करनी है वो मैं अगली वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में आपको बताता हूँ। अब मैं चार्ट दिखाने वाला हूँ, उस चार्ट को अच्छी तरह याद रखें। इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि इस जो कालपुरुष कुंडली है इसे बेस रखना है और कारक कुंडली को बेस रखना है। अपनी लगन कुंडली इसके ऊपर रखें और चेक करें कि कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा है, और फिर उसके बाद ये चेक करें कि वो आपस में शत्रु हैं या मित्र। उसके बाद प्रेडिक्शंस करें। बाकी सब कुछ मैं अगली वीडियो में ही बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।